दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 एनसिनो लॉस एंजलिस से। यहाँ पर हम एक बड़े से विला को देखते हैं। उस विला के अंदर हम किसी बैंड के इंस्ट्रूमेंट्स को देख पाते हैं। तभी फ्लोर पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसे एक आदमी हथौड़े से मार देता है। यहाँ से कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम फू फाइटर्स नाम के एक बैंड को देखते हैं। इस बैंड में डेव जो था वो लीड आर्टिस्ट था। क्रूग एंड टाइलर दोनों बैंड के ड्रमर थे। क्रिस, पैट, नेट ये तीनों गिटारिस्ट थे एंड रैमी जो था वो ऑर्गन प्लेयर था। उस बैंड को शिल नाम का एक बंदा मैनेज कर रहा था। शिल उनसे उनके अपकमिंग एल्बम का स्टेटस पूछता है बिकॉज उन्होंने काफ़ी समय से कोई हिट एल्बम नहीं दिया था। तब डेव उसे बताता है उनका काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड उनका अगला गाना उनके दिमाग में है। बट उनकी बातों से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनका ऐसा बर्ताव देखकर शिल उन पर गुस्सा करता है एंड उन्हें याद दिलाता है कि उन्होंने एक अरसे से कोई गाना हिट नहीं दिया, इसलिए वो अपने काम को थोड़ा सीरियसली ले। शिल की बातें सुनने के बाद डेव उसे कहता है उन्हें कोई प्राइवेट जगह चाहिए जहां वो सब उनका अगला गाना रिकॉर्ड कर सके। शिल जो था उसके ऊपर काफ़ी कर्जा हो चुका था एंड उसे एक हिट सॉन्ग की ज़रूरत थी, इसलिए वो फू फाइटर्स को उनका नया एल्बम रिकॉर्ड करने के लिए शहर से दूर एक प्राइवेट विला पर भेज देता है। ये वही विला था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। डेव एंड उसके साथियों के साथ वहाँ पर बारबरा नाम की एक लेडी भी थी। वो उन्हें उस विला का टूर देती है एंड बताती है कि 80s में यहाँ पर एक बड़े म्यूज़िक कंपोज़र रहा करते थे जो इस विला में ग्रैंड पार्टीज देते थे। फिर 90s के दौरान इस विला में एक और बैंड म्यूज़िक रिकॉर्ड करने के लिए आया था, बट वो कभी अपना म्यूज़िक कंप्लीट ही नहीं कर सके बिकॉज उस विला में उन सब की हत्या हो गई थी। बारबरा की ये बातें सुनकर डेव कहता है जिस तरह का म्यूज़िक वो कंपोज करना चाहते हैं उसके लिए ये जगह बेस्ट है। इसके बाद डेव उस हॉल में क्लैप करता है, ये देखने के लिए कि उस जगह साउंड कैसे इको करती है। डेव के हर क्लैप के साथ हम कुछ बैक सीन्स देखते हैं, जहां पहला सीन वो कहानी की शुरुआत वाला सीन था एंड दूसरे सीन में कोई आदमी अपने आप को फांसी लगा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं डेव क्रूग को ड्रम्स ट्यून करने के लिए कहता है एंड तब तक ट्यून कराता है जब तक ड्रम्स की वाइब उस विला की वाइब से मैच नहीं होती। तब डेव का बिहेवियर देखकर क्रूग इरिटेट हो जाता है। कुछ देर बाद डेव अपने बाकी बैंड मेंबर से कहता है कि उसने डिसाइड किया है कि वो यहाँ 15 दिनों तक रुककर अपने नए गाने पर काम करेंगे। ये उनका 10th एल्बम था, इसलिए डेव चाहता था ये एल्बम उनके बाकी एल्बम से स्पेशल हो। इस पर बाकी सारे मेंबर्स एग्री हो जाते हैं एंड अपने लिए रूम्स चूज कर लेते हैं बिकॉज उन्हें यहाँ कम से कम 15 दिनों तक रुकना था। इसके बाद हम डेव को अपने कमरे में देखते हैं, जहाँ पर उसे कमरे की विंडो से बाहर देखने पर एक आदमी दिखाई देता है जो कि लॉन की घास काट रहा था। तब डेव उस आदमी से बात करने के लिए बाहर जाता है, पर वो आदमी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स सेट कर चुके थे एंड रिकॉर्डिंग्स स्टार्ट करने जा रहे थे। तभी क्रूग देखता है कि कीबोर्ड्स के नीचे की वायर्स काफ़ी उलझ गई थी। क्रूग उन वायर्स को ठीक कर ही रहा था, तभी हम उन वायर्स पर एक इविल हैंड को देखते हैं, जिसके बाद क्रूग को जोरदार करंट लगता है एंड इस वजह से उसकी मौत हो जाती है। क्रूग की मौत के बाद सब लोग वहां से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन डेव उन्हें कहता है वो यहाँ रुककर सॉन्ग को कंप्लीट करेंगे एंड इस एल्बम को क्रूग को डेडिकेट करेंगे। इस बात पर सब एग्री करते हैं एंड सॉन्ग पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन सब का मूड हल्का करने के लिए डेव उनके लिए मीट ग्रिल करने लगता है, बट जैसे ही वो ग्रिल का कवर हटाता है उसे वहाँ क्रूग का सर ग्रिल होता दिखाई देता है। उसे देखकर डेव काफ़ी घबरा जाता है, बट जब बाकी लोग चेक करते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। डेव वहाँ बैठकर अपने साथियों के साथ बातें कर रहा था, तभी उसे फिर से घास काटने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है वो वही आदमी होगा जिसे उसने देखा था, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, पर फेंस के पीछे से एक लड़की निकलती है जो उन लोगों को उसका नाम समैंथा बताती है। वो डेव को बताती है वो उन लोगों की बहुत बड़ी फ़ैन है। दरअसल समैंथा उनकी नेबर थी
इसलिए डेव समैंथा से पूछता है कि क्या इस विला में कोई गार्डनर है जो यहाँ पर गार्डन की देखभाल करता है। इस पर समैंथा उसे कहती है ये विला सालों से बंद पड़ा है एंड यहाँ पर कोई नहीं रहता। इसके बाद हम देखते हैं डेव सॉन्ग की मेन ट्यून बनाने की कोशिश करता है, बट उसे कोई नई धुन सूझ ही नहीं रही थी। इस वजह से वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। अब रात को हम देखते हैं डेव अपने बेड पर सो रहा था, तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है एंड वो अपने कमरे में क्रूक के बर्न भूत को देखता है एंड तभी उसकी आँख खुल जाती है और वो जाग जाता है। इसके बाद वो दोबारा सोने के लिए जाता है, पर वो अपने चारों तरफ बहुत सारे इविल स्पिरिट्स को देखता है जो उसके पास आकर उसका पेट फाड़कर उसकी आंतड़ियों को बाहर निकालते हैं एंड इसी के साथ डेव की आँख दोबारा से खुल जाती है एंड वो रियलाइज़ करता है उसने सपना देखा था। उठने के बाद वो आधी रात को कुछ चिकन ऑर्डर करता है एंड एक डिलीवरी बॉय उसके लिए चिकन्स लेकर आता है। वो डिलीवरी बॉय भी डेव का फ़ैन था एंड वो डेव से कहता है वो कोल्ड प्ले के बाद उसका ही बैंड पसंद करता है। वो डेव को बताता है उसने कुछ सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड किए हैं जिसे वो डेव को सुनाना चाहता था। अब डेव पहले से ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था एंड उसकी बातें सुनकर वो और गुस्से में आ जाता है, इसलिए डेव उस डिलीवरी बॉय को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद डेव यूट्यूब पर सॉन्ग राइटिंग कंपोजिशन नाम की वीडियो को देख रहा होता है जिसमें प्रेजेंटर सॉन्ग लिखने के नए आइडियाज़ के बारे में बताता है। तभी डेव को पानी टपकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस वजह से वो चेक करने के लिए टैप के पास जाता है, पर टैप से कोई पानी लीक नहीं हो रहा था। तब उसे ऐसा लगता है उसके पीछे कोई खड़ा है, बट उसके पलटने पर वहाँ कोई नहीं था। डेव उस टपकने की आवाज़ को फॉलो करते हुए विला के बेसमेंट के एक पुराने कमरे में पहुँचता है। उस कमरे में काफ़ी अजीब सामान था, जैसे वहाँ पर कोई इविल प्रैक्टिस की गई हो। वहाँ दीवार पर एक रकून की डेड बॉडी टंगी हुई थी जिससे खून टपक रहा था एंड इसी की आवाज़ डेव को सुनाई दे रही थी। उस कमरे में डेव को गार्डनर के टूल्स भी दिखाई देते हैं एंड वहीं पर एक ओल्ड रिकॉर्डर एंड कुछ पुराने रिकॉर्डिंग्स भी पड़े हुए थे। डेव उन रिकॉर्डिंग्स में से एक रिकॉर्ड को प्ले करता है जिसमें एक कमाल की ट्यून थी। वो म्यूज़िक थोड़ी देर तक बजता है एंड रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाती है, बट वो म्यूज़िक कंप्लीट नहीं था। तब डेव उसका बाकी का आधा पार्ट ढूंढने लगता है, पर तभी वो रिकॉर्डिंग अपने आप बजने लगती है एंड उसमें से इविल वॉइसेस आने लगती है। उस कमरे के बल्ब में खून भरने लगता है जिस वजह से पूरे कमरे में रेड लाइट फैल जाती है। वॉल पर मरे हुए रकून का दिल फिर से धड़कने लगता है, मानो वो जिंदा हो रहा हो। डेव उस रिकॉर्डिंग को बंद करने की कोशिश करता है, पर उसके बंद करने से पहले ही वो रिकॉर्डिंग अपने आप रुक जाती है। तब डेव के सामने एक टोपी पहना डरावना आदमी आ जाता है जो कि वही गार्डनर था। इसके बाद डेव के सामने कुछ इविल स्पिरिट्स आ जाती है जो एक एक करके उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद डेव नॉर्मल तरीके से रूम से बाहर चला जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कमरे के बाहर उसे पैट मिलता है जो उसे पूछता है वो इतनी रात को यहाँ क्या करने आया था, पर डेव पैट को कोई जवाब नहीं देता एंड उसे अवॉइड करते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं डेव ने एक धुन तैयार कर ली थी जिसे वो बाकी बैंड मेंबर्स को सुनाता है। तब डेव की धुन सुनकर सब उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। डेव उस धुन को प्ले करते हुए एक अजीब सा नोट प्ले करता है जिसे बजाते ही एक अजीब सी इविल वाइब्रेशन आने लगती है। वो सबको बताता है ये धुन बनाते हुए उसने एक नए नोट की डिस्कवरी की है। पैट उससे पूछता है इस धुन की मेजर की क्या है। इस पर डेव उसे बताता है सॉन्ग उसके नए नोट पे बेस्ड है जिसका नाम उसने एल शार्प रखा था। बाकी सारे उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज एल शार्प जैसी कोई नोट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तब रैमी डेव से कहता है उसे समझ नहीं आ रहा एल शार्प क्या है, इसलिए क्या वो किसी और नोट को प्ले नहीं कर सकते। इस पर डेव उसे मना करता है। इसके बाद वो सब मिलकर म्यूजिक प्ले करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं समैंथा बाहर उनके लिए लेमन पाई लेकर आई थी। डेव उसके लिए डोर ओपन नहीं करना चाहता था, इसलिए रैमी उससे बात करने के लिए बाहर चला जाता है।
तब समैंथा बात करते वक्त डेव को देखकर सरप्राइज नज़र आ रही थी, बिकॉज उसे डेव के बिहेवियर में काफ़ी बदलाव दिख रहा था। इसलिए वो रैमी से कहती है वो डेव के बारे में उससे कुछ बात करना चाहती है। वो रैमी को कहती है ये विला हॉन्टेड है। वो उसे और कुछ बता पाती, तभी डेव वहाँ पर आ जाता है एंड डेव को देखकर समैंथा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं 3 हफ्ते गुजर चुके थे पर उनका सॉन्ग अभी तक रेडी नहीं था, बिकॉज डेव अपने सॉन्ग से सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। वो लोग 23 मिनट लंबा सॉन्ग रिकॉर्ड कर चुके थे पर डेव उनसे बार बार उस सॉन्ग को रिपीट करवाए जा रहा था, मानो वो चाहता ही नहीं था ये कभी ख़त्म हो। डेव उनसे कहता है उसे सॉन्ग की एंडिंग नहीं मिल रही, इसलिए वो सबसे रूडली बात कर रहा था एंड घंटों अकेला बैठकर म्यूज़िक प्ले कर रहा था। रात को हम देखते हैं वो वुलन बॉल को लेकर उसके थ्रेड्स को कट कर रहा था, जिसके बाद उसे कुछ आइडिया आता है, इसलिए वो आधी रात को जाके सबको जगाता है एंड नीचे हॉल में आने के लिए कहता है। वहाँ पर डेव रेड वुल से 6 पॉइंट्स वाले स्टार को बनाकर उन्हें बताता है इस स्टार का हर पॉइंट बैंड के हर मेंबर को रिप्रेजेंट करता है और स्टार के थ्रेड्स उस वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे वो लोग जुड़े हैं। पैट डेव से कहता है क्या वो अगली सुबह इसके बारे में बात नहीं कर सकते। इस पर डेव उसे कहता है उन्हें अभी प्रैक्टिस करनी होगी। इस पर पैट उसे नो कहता है। पैट की ना सुनकर डेव बहुत गुस्सा हो जाता है एंड तब हम डेव का एक अलग ही चेहरा देखते हैं, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं एंड डेव के साथ मिलकर आधी रात को ही प्रैक्टिस करने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं डेव को छोड़कर बाकी सब लोग आपस में बात कर रहे थे, जहां उन सब का मानना था डेव दिन ब दिन रूड होता जा रहा है। तभी डेव वहां पर आकर उन सब से माफ़ी मांगता है एंड सब लोग उसकी माफ़ी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद वो सब लोग फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग होने के बाद डेव उस म्यूज़िक को दोबारा से सुनता है एंड एडिटिंग में लग जाता है। शाम को टाइलर डेव के पास आकर उसे डिनर के लिए चलने को कहता है। इस पर डेव उसे रूडली यहाँ से जाने के लिए कहता है। रात को डेव फिर से अपने लिए चिकन ऑर्डर करता है। तब हम उसी डिलीवरी बॉय को ऑर्डर लाते हुए देखते हैं। डिलीवरी बॉय जैसे ही दरवाज़ा नॉक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे उसके पीछे कोई दिखाई देता है। तब वो ऑर्डर वही दरवाजे के पास रख कर देखने के लिए चला जाता है। उस डिलीवरी बॉय को एक आदमी दिखाई देता है जो उसे पीछे गार्डन की तरफ लेकर जाता है एंड उस पर अटैक करके उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद डेव बाहर आता है तो उसे उसका ऑर्डर डोर पर ही मिलता है। इसके बाद वो सब लोग खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तब हम देखते हैं डेव ने अपने लिए रॉ मीट ऑर्डर किया था, जिसे वो बड़े मज़े के साथ खा रहा था। अगली सुबह बारबरा वहाँ आती है चेक करने के लिए कि वो लोग वहाँ किस हाल में रह रहे हैं। तब वो पूरा घर तहस नहस देखती है, जहाँ सब सामान बिखरा पड़ा था। वो किचन में जाती है तो पैट वहाँ फ्लोर पर गिरा था एंड उसके पास काफ़ी सारा खून था। ये देखकर वो घबरा जाती है एंड चेक करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी पैट जाग जाता है एंड उठकर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तो बारबरा नोटिस करती है कि पैट के पास खून नहीं बल्कि रेड वाइन गिरी थी। पैट उसे बताता है बाकी सब लोग ऊपर वाले कमरे में सो रहे हैं। इसके बाद पैट वो लेमन पाई वाली प्लेट उठाकर लेमन पाई खाने लगता है। तब वो देखता है समैंथा ने उस लेमन पाई के नीचे पेपर पर द सैक्रिफाइस फीड्स द बुक लिखा था। तब पैट उस पेपर को छुपा लेता है। अगले सीन में हम सबको रिकॉर्डिंग करते हुए देखते हैं, बट डेव अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था। उसे सॉन्ग की मनचाही एंडिंग नहीं मिल रही थी। तब क्रिस एंड बाकी सभी डेव की हरकतों से परेशान हो गए थे, इसलिए क्रिस अपनी गिटार जमीन पर फेंक कर कमरे से बाहर चला जाता है। बाहर आकर क्रिस अपने लिए मीट पका रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, पर उसके पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। तभी हम देखते हैं कोई उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार देता है एंड उसे मारने वाला और कोई नहीं बल्कि डेव ही था। कमरे के अंदर बाकी सारे डेव के बारे में बात कर रहे थे। तब उन्हें बाहर से पैट की चीख सुनाई देती है। वो सब लोग बाहर आकर देखते हैं, तब उन्हें वहाँ पर उस डिलीवरी बॉय की डेड बॉडी दिखाई देती है। तब वो डेड बॉडी देखकर टाइलर पुलिस को कॉल करने लगता है, बट डेव उसका फ़ोन छीन कर तोड़ देता है।
डेव उन्हें बताता है वो लोग पुलिस को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पुलिस यहाँ आ गई तो ये एक क्राइम सीन बन जाएगा एंड उनका काम बंद हो जाएगा। डेव उन्हें कहता है वो एक और दिन यहाँ पर रुककर इस सॉन्ग को ख़त्म कर देंगे एंड कल वो लोग पुलिस को बता देंगे। सब लोगों को डेव की बात माननी पड़ती है एंड डेव उन सब के सेल फोन्स एंड वैन की कीज़ अपने पास रख लेता है। वो लोग अंदर आते हैं एंड दोबारा से रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं एंड इस बार वो गाने की एंडिंग कंप्लीट कर लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं डेव ग्रिल के पास बैठकर रॉ मीट खा रहा था। तब बाकी सब भी उसे देख रहे थे। तब पैट उन सबको समैंथा का नोट दिखाता है एंड कहता है कि समैंथा इस घर के बारे में कुछ तो ज़रूर जानती है एंड वो उनकी मदद कर सकती है। वो सब मिलकर समैंथा के पास जाते हैं एंड समैंथा उन्हें बताती है ये कोई आम विला नहीं है, बिकॉज इस विला में इविल स्पिरिट्स को हमारी दुनिया में आने के लिए एक रिचुअल किया गया था। वो उन्हें बताती है कई साल पहले एक बैंड यहाँ पर उनका सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए आया था। तब उस बैंड का फ्रंटमैन ग्रेग एक इविल बुक की पूजा करने लगा। वो बुक ह्यूमन स्किन से बनी थी। ग्रेग उस बुक को सैक्रिफाइस दिया करता था। कुछ समय बाद ग्रेग को रियलाइज हुआ कि वो जो कर रहा है उससे इविल स्पिरिट्स उनकी दुनिया में आ जाएगी। इस वजह से उसने उस सॉन्ग को कंप्लीट नहीं किया और ये सब रोकने के लिए ग्रेग ने अपनी जान दे दी। वो उन्हें कहती है अब इतने सालों बाद फू फाइटर्स इस विला में रहने के लिए आए तो उन इविल स्पिरिट्स को उनका नया इंस्ट्रूमेंट मिल गया, यानी डेव। समैंथा की बात सुनने के बाद वो सब लोग वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। तब पैट नेट के साथ अपने सेल फोन्स एंड वैन की कीज लाने के लिए चला जाता है। इधर रैमी समैंथा के साथ इंटीमेट होने लगता है। तब उनके बेड के नीचे डेव एक चेनसॉ लेकर छुपा हुआ था और वो उन दोनों को बीच में से 2 टुकड़ों में काट कर मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अपने सेल फोन एंड वैन की कीज लेकर पैट एंड नेट उस कमरे में जाते हैं जहां डेव के अंदर वो इविल स्पिरिट्स घुसी थी। यहाँ पर उन्हें उसी रकून का खून फ्लोर में नीचे एक कंपार्टमेंट में जाता दिखाई देता है। उसके अंदर वही बुक रखी थी जिसके बारे में उन्हें समैंथा ने बताया था। वो जैसे ही उस बुक को उठाकर जाने लगते हैं, इविल स्पिरिट्स वहाँ आ जाती है एंड वो बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से निकलते हैं। इधर विला के अंदर डेव टाइलर के साथ मिलकर सॉन्ग के लिए ड्रम के पोर्शन की एक और रिकॉर्डिंग करने लगता है, जहाँ बार बार ड्रम प्ले करके टाइलर परेशान हो चुका था। तब डेव उसे एक आखिरी बार ड्रम प्ले करने के लिए कहता है एंड रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद ड्रम के प्लेट से टाइलर को जान से मार देता है। पैट एंड नेट उस बुक को पढ़कर उस इविल स्पिरिट को वापस भेजने का तरीका खोज रहे थे। तब उन्हें दिखता है डेव वह ग्राइंडिंग मशीन में किसी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स को डालकर उन्हें एक एक करके ग्राइंड कर रहा था और ये बॉडी पार्ट्स उनके दोस्त टाइलर के थे। तभी डेव उनको देख लेता है एंड उन पर अटैक कर देता है। पैट एंड नेट भागकर पुल के पास पहुंच जाते हैं एंड बुक की मदद से पुल के अंदर पोर्ट को ओपन कर देते हैं एंड डेव को उस पूल में गिरा देते हैं। पूल से निकलने के बाद डेव नॉर्मल हो चुका था। डेव उन्हें बताता है उन्हें वो सॉन्ग कंप्लीट नहीं करना है वरना इविल स्पिरिट्स उनकी दुनिया में आ जाएंगी। तभी डेव अचानक उल्टी करने लगता है जो इकट्ठा होकर उससे ग्रेग बाहर निकलता है। तब डेव उससे लड़कर उसे मारने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से ग्रेग के बैंड मेंबर्स की आत्माएं आ जाती हैं जो बुक को अपने पास रखकर ग्रेग को ख़त्म कर देती है। इसके बाद पैट एंड नेट वैन को स्टार्ट करके जाने लगते हैं, पर वैन में कुछ खराबी आ गई थी, इसलिए पैट वैन के नीचे वायर ठीक करने लगता है एंड नेट स्टीयरिंग व्हील्स को संभालता है। विला के बाहर डेव देखता है बारबरा एंड शील वहाँ आ गए थे एंड वहाँ पर शील डेव से पूछता है उसने सॉन्ग कंप्लीट किया या नहीं। डेव उससे पूछता है जब उसे सब कुछ पहले से पता था फिर भी उसने उन्हें यहाँ क्यों भेजा। तब शील की बातों से हमें पता चलता है वो डेविल की मदद से हार्डकोर रॉक म्यूजिक बनाना चाहता था जिससे वो अमीर हो जाए। तब डेव एंड शील आपस में भिड़ जाते हैं एंड बारबरा नेट एंड पैट को मारने के लिए अंदर चली जाती है।
बारबरा को आता देख पैट किसी तरह वायर्स को ठीक करता है एंड नेट हड़बड़ी में रिवर्स गियर डाल देता है, जिससे पैट गाड़ी के नीचे आ जाता है एंड वही मारा जाता है। गाड़ी की टक्कर से बारबरा भी गिर जाती है एंड जब नेट उसे देखने जाता है तो वो मरते मरते नेट को भी मार देती है। शील डेव को कहता है उसने गाना बना लिया है, इसलिए अब वो कुछ नहीं कर सकता। मीन्स वो डेविल अभी भी डेव के अंदर था। इसके बाद हम आखिरी सीन में देखते हैं डेव अपनी सोलो परफॉर्मेंस के लिए अपने रूम में बैठा हुआ था, जहाँ पर हम डेव के अंदर उस डेविल को देखते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।